टुडे इज अवर फर्स्ट क्लास। आज अपनी पहली क्लास है। एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट। एनआईएसएम की रिसर्च एनालिस्ट की सर्टिफिकेट की तैयारी अपन करेंगे एक्सवी, सीरीज एक्सवी, जिसको आरए सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इस एग्जाम या इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो ऑल ओवर इंडिया है, और सबसे ज्यादा वेटेज इस सर्टिफिकेट को मिलता है आपके सीवी में। चाहे आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको इस सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा एक एक लेवल का एक समझा जाता है। इसका जो मेन क्राइटेरिया इस सर्टिफिकेट का क्या है? द एग्जाम सीक्स टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर ऑल एसोसिएट पर्सन रजिस्टर्ड एज रिसर्च एनालिस्ट अंडर सेबी रेगुलेशन 2014। ये मेन है इसका। ठीक है, ये इसका मेन क्राइटेरिया है कि कॉमन मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। जो भी पर्सन या एसोसिएट पर्सन एज अ रिसर्च एनालिस्ट सेबी से जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, या इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड पार्टनर ऑफ रिसर्च एनालिस्ट इंगेज इन प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च एनालिस्ट। तो जो भी पर्सन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं या इंगेज होते हैं प्रिपरेशन में, पब्लिकेशन में, उनके लिए कॉमन मिनिमम नॉलेज जो होता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, उसके लिए बेस्ट एग्जाम है। जॉब की अगर बात करें तो फाइनेंशियल फील्ड में सबसे ज्यादा वेटेज वाला सर्टिफिकेट यही है। गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए, इस एग्जाम को देने के बाद हमारा क्या क्या वैल्यू बढ़ेगा या क्या अपने को सीखने को मिलेगा। तो पहला है, नो द बेसिक ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को बेसिक से जानकारी मिलेगी। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी एंड डेब्ट। जो अपन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। नॉलेज अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। दो टाइप के अप्रोच होते हैं फंडामेंटल रिसर्च में, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड सोर्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। ठीक है, वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अफेक्टिंग द एनालिसिस, ये सब चीजें अपने को सीखने को मिलेगी। की इंडस्ट्री ड्राइवर एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करते हैं उनके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन रिगार्ड टू कंपनी एनालिसिस। अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ गुड रिपोर्ट। नो अबाउट फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न वैल्यू प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट एक्शंस। तो इतने नॉलेज अपने को कलेक्ट करना है या अपन इन सभी चीजों से फैमिलियर हो जाते हैं इस एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, इसलिए ये ओवरऑल अगर बात करें तो किसी भी डेब्ट या इक्विटी का फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि टोटल फंडामेंटल पे डिपेंड है, उसके वेरियस फैक्टर्स है उनके बारे में। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये। अगर इसको आप पास करते हैं तो आपका नॉलेज भी प्रो लेवल में पहुंच जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एग्जाम इजी लेवल का नहीं है। आप इसको डिफिकल्ट मान सकते हैं या थोड़ा बहुत मॉडरेट एग्जाम मान सकते हैं। अब इस एग्जाम में 92 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, और टू केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, यानी टोटल 100 मार्क्स। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है। 60% पासिंग मार्क है, निगेटिव मार्किंग होती है 25, यानी कि 0.25 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, अब अपने को प्रिपरेशन या तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले अपने को
इस एनआईएसएम के द्वारा जो प्रोवाइड किया ये बुक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना होता है। क्यों? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 13 चैप्टर है इसमें। ठीक है, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक किस लैंग्वेज होते हैं, बुक की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज जो है, तो ये क्या होता है कि जो बुकिश लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर अपन कॉमन नॉर्मल क्वेश्चंस आए तो अपन हो सकता है कि हम बना भी ले, लेकिन होता क्या है कि बुकिश लैंग्वेज में आता है जिसमें टर्मिनोलॉजी, मार्केट की चाहे इक्विटी की टर्मिनोलॉजी या डेप्थ की टर्मिनोलॉजी जो है ना, उसके बारे में जितना अपन फ्रेंडली होंगे उतना हम ज्यादा अच्छा इस एग्जाम में रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको नोट्स दे दूं तो आप पास हो जाएंगे, या एमसीक्यू करा लूं तो आप पास हो जाएंगे, जरूर पास हो जाएंगे। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्लस इसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तो भी डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। केस स्टडीज कराऊंगा, ये भी आपको हेल्प करेगा। बट इसका बेस कहाँ से स्टार्ट होगा? बेस जो है ये बुक है, ये जो बुक है ये बेस है। अगर हम बुक को पूरे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से 2 बार रीड कर लेते, केवल रीड, अगर हम फिनेंशियल मार्केट में फिनेंशियल मार्केट से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, या हम हमारे पास मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अपन 2 बार रीड करके पहली चीज बुक इस लैंग्वेज से फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद अपन नोट्स, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडी, ये सब चीजें करके डेफिनेटली एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एस्टिमेट डेज फॉर टू कवर 15 क्लासेस, या 15 डेज मानिए। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, 1 आवर्स की, 7:30 to 8:30। आप मुझे ये 15 दिन दीजिए, मैं आपकी तैयारी प्रो लेवल में करा के रहूंगा, प्रो लेवल की। ठीक है, आप एग्जाम देने जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई होगा। ठीक है, हाँ, 1 आवर आप 1 आवर्स आप क्लास करिए। सेल्फ स्टडी आप 15 से कम मैक्सिमम 1 आवर आपको करना होगा घर में, या अगर आप 30 मिनट्स भी डेली देते हैं तो मोर देन इनफ है। क्योंकि 15 डेज मैं मानता हूं कि मोर देन इनफ है इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। देखिए, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज है वो मुझे नहीं पता है। तो मैं जितनी भी लाइव क्लासेस लूं, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, अपने बेस को स्ट्रांग करें। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सीएफए से पहले कर सकते हैं, सीएफए से पहले कर सकते हैं। सीएफए इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, हाँ। तो ये जो है, इतना अपने को करना होगा। 15 डेज मोर देन इनफ है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, या नॉन कॉमर्स से हैं, तो भी 15 डेज मोर देन इनफ है। मैं जो भी क्लासेस में आपको पढ़ाऊं, उसके बाद जो भी मैं आपको टास्क दूं उसको प्लीज कवर करिएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है, 2, 3, 4, 5। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेप्थ मार्केट, फंडामेंटल रिसर्च है चैप्टर 4। चैप्टर 5 है इकोनॉमिक एनालिसिस। तो अब मैं चैप्टर 1 to 5 क्यों बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ये पीडीएफ आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 to 5 में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए चैप्टर 1 का वेटेज कितना है, 3%, 2 का 4%, 3 का 4%, 4 का 5%, और चैप्टर 5 का 10%। टोटल मिलाएंगे 10/15, 19, 20, 26% है। बट
ये जो चैप्टर 1 to 5 है, ये पूरा बेसिक है। ये आपकी बिल्डिंग जो बन रही है, या आपका एक बेस जो बन रहा है, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जितने अच्छे से ये चैप्टर 1 to 5 में अपने पकड़ बनाएंगे या अपना एक रूट बना लेंगे, आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 12 तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये पूरा बेसिक है। वेटेज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, तब हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस कोर्स में। मैं आप लोगों से वो सब नहीं बोलूंगा कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ के पास हो जाओगे। NISM रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप जब पास कर लेंगे और कहीं आप जाएंगे, तो देखिएगा आपके हर फील्ड को छोड़कर केवल इस सर्टिफिकेट की बात होगी। क्योंकि बहुत से लोगों का ड्रीम है कि हम रिसर्च NISM का RA बने। इट्स अ ड्रीम। जो फिनेंशियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, फिनेंस की दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, उनका एक ड्रीम है कि ये कोर्स करने के बाद एक अपना एटीट्यूड और एक अपना एक अलग ही एक मार्केट में बन जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा दिए गए जितने भी ज्ञान है या जो भी मैंने बताया टास्क, उसको आप कंप्लीट करेंगे, आपको ये कोर्स इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि ये टोटल फंडामेंटल है, टोटल थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेरे टास्क को डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो नॉलेज यहाँ पे मिलती है ना सर, यही इंटरव्यू में पूछी जाती है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, यही सब की बातें होती हैं। ठीक है, चाहे आप ये कोर्स में पास हो या आप करें ना करें, लेकिन ये सब चीजें आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं काम आएगी आपकी। ठीक है, तो चैप्टर 1 to 5 अपन फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 5 तक बेसिक है। और प्लीज इस वेटेज को अब मत देखिएगा ना, मैंने ये बता दिया। ये आपको मैं PDF जो दूंगा वहां भी दिया है। चैप्टर के वेट के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपको उतना ज्यादा सक्सेस का रेशो आपका कम हो जाएगा। लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, अब भूल जाइए। जिसमें ज्यादा वेटेज होगा वो चैप्टर 5 के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। पहले तो बेस क्लियर करना है ना, ABCD आ से ज्ञा तक। ABCD नहीं आती है तो सेंटेंस कहाँ से बनाना, वर्ड्स कहाँ से बनाना सीखोगे, और वर्ड्स बनाने नहीं आते हैं तो सेंटेंस कहाँ से बनेगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अपन पहले आप लोगों के डाउट में पूछ लेता हूं, उसके बाद अपन चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिनके भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप मुझे एक बार अनम्यूट लिखिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। NISM रिसर्च एनालिस्ट से रिलेटेड या NISM कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्लीज पूछिए, जितने भी डाउट्स हैं सब चीज क्लियर करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अपने अपनी राह पे निकलेंगे। ओके। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। सर, जी। मैं इससे पूछ रहा हूँ सर, इसमें NISM रिसर्च एनालिस्ट के बाद बेनिफिट्स क्या रहते हैं सर, ये क्लियर करने के बाद? बेनिफिट इसका ये है कि आपको, आप इसके बाद आगे चल के सेबी का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, अगर आप उसके आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। किसी भी रिसर्च वाली कंपनी में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब में भी आप कहीं भी बैंक या किसी भी जॉब में अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा। अगर बेनिफिट की बात करें तो आपका जो नॉलेज है वो प्रो लेवल का होगा।
आपको जहां भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं या अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं, तो आप तो पहला चीज सेबी का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, अगर आप उनके जो भी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करते हैं तो। इसके अलावा आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो आपको वेटेज यानी कि आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा इसका कोई ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है सर। जो अच्छा भी, सर। हाँ, जो भी फिनेंशियल वर्ल्ड, फिनेंस की दुनिया में रहना चाहते हैं, उनको सबसे ज्यादा क्या होता है सर, देखिए वेल्थ और हेल्थ में जो डॉक्टर ज्यादा पढ़ा रहता है या ज्यादा एमडी एमएस किए रहते हैं उनकी एक वैल्यू है। वैसे ही फिनेंस में जितना ज्यादा अपना नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा हमको लोग प्रेफरेंस देंगे। कभी भी अगर, आज के डेट में ये चीजें हैं कि कभी भी अगर अपन किसी के पास जाते हैं तो वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, हमसे ये पूछते हैं सर इसका पीई इतना एक्सपेंसिव क्यों है, और अपन एक बार सोचेंगे पीई एक्सपेंसिव है ये पूछ रहे हैं। तो आज के डेट में कस्टमर हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब में रहें, कस्टमर से तो आपको डील करना ही है। वो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए हमको उनसे एक कदम आगे रहना है। और कोई भी अगर जानता है कि आपके पास ये सब डिग्रीज है, या आपने भी अगर मेरे पास आए हैं तो आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी कि आप, मैंने एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट इक्विटी डेरिवेटिव किया हुआ है, तब आप मेरे पास आए हैं, तो वैसी हर जगह एक वेटेज बनता है किसी भी चीज का। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। हाँ हाँ। सर अभी समझो कि जो भी रिसर्च एनालिस्ट होता है वो हाँ कोई भी एडवाइजरी कंपनी में लेवल्स प्रोवाइड करता है, तो ये हाँ। कोर्स करने से लेवल्स अपने कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? लेवल्स मीन्स? वो नहीं टेक्निकल लेवल्स देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक नहीं नहीं, ऑप्शंस के। वो आप वो तो जब तक आप सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आप लेवल प्रोवाइड नहीं कर सकते सर। वो लेवल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? नहीं, अगर कर रहे हैं वो ठीक है, वो देखिए सबका अलग एक पॉइंट है, लेकिन सेबी का जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं वो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी उसकी फीस भी लेते हैं वो, ठीक है, चार्जेस भी लेते हैं मंथली का। और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, ये दो लोग ही ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी है ना सर, वो उसको मैं नहीं मानता, वो यानी वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है फिर वो। मैंने सिर्फ बहुत लोगों को देखा, उन्होंने कहा हम हाँ रिसर्च एनालिस्ट हैं, हमारा इस हाँ। एनआईएसएम क्लियर है, हम लेवल्स देते हैं। नहीं नहीं, मैं इस चीज को, एनआईएसएम से सर, केवल एनआईएसएम पास आउट होने से सर अपन नहीं दे सकते, ये चीज मैं क्लियर, ये चीज टू बी फ्रैंक, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अपन लेवल्स दे सकते हैं। अगर लेवल्स देते तो यहाँ पे, ये जो मैंने पढ़ाया यहाँ पे मैंने बताया आपको, एग्जाम का जो क्या है बेंचमार्क, मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर ऑल एसोसिएट पर्सन रजिस्टर्ड एज रिसर्च एनालिस्ट अंडर सेबी, यानी कि हम सेबी के अंडर अगर रिसर्च एनालिस्ट है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया लाइसेंस हमारे पास है, तब हम ये काम कर सकते हैं। बाकी तो दुनिया चल रही है, अब उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा सर, लेकिन गलत तो वो नहीं है सर। इसके बाद आपको ये पास करने के बाद जो भी सेबी के क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करेंगे ना, तब आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट और उनका द्वारा लाइसेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है। एक और क्वेश्चन, यस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। यस सर। जी सर। हेलो सर। हाय। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम अमरेश है। जी सर। मैंने एनआईएसएम 8 पास कर रखा है। हाँ हाँ। और अभी कोई वैकेंसी मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं। हाँ हाँ। और तो रिसर्च एनालिस्ट करने के बाद मतलब 15 पास करने के बाद क्या हाँ हाँ। वैकेंसी में ज्यादा ये वेटेज मिलेगा मुझे? हाँ भी मिलेगा सर, जरूर मिलेगा, ये तो मैं हाँ। जानता हूँ सर। हाँ। तो सर इसमें अगर मैंने जैसे कोर्स भी कर रखा है इसका हम्म। स्टॉक मार्केट का। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब मुझे हेल्प करेगा जैसे आप पढ़ाओगे तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है और मेरे ऊपर से जा रहा है?
नहीं सर, देखिए मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सेम मैं लाइव क्लास लूंगा, और जो भी चीज आपके ऊपर से जाएगी तो वो आपको मेरे से पूछना है। अगर ओके आप उस सर। वहां पे गिव अप करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ओके सर। और अगर इस सर बुक को मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है ऊपर से जाएं, और आप जब पूछेंगे तो आप उतने ही ज्यादा उस चीज से फ्रेंडली हो जाएंगे, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो क्लास चलेगी एक तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। वरना तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता, बढ़िया स्क्रिप्टेड बनाता और उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे देता, तो हो सकता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग देखते, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में भी तो डाउट्स आते हैं ना सर। नहीं मेरा सर, काम। आपने हाँ हाँ आपने लाइव क्लासेज स्टार्ट किया तभी मैंने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ बस मेरा यही काम है कि मैं आप लोगों से बात करते रहूं, आप लोगों से भी मेरा परिचय हो जाए, और पढ़ाई इतनी शानदार हो कि एग्जाम में तो एक अलग चीज है। एग्जाम तो ठीक है, एक पार्ट है लाइफ का। हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतने एग्जाम दे चुके हैं कि अब लगता ही नहीं कि ये सब कुछ है, लेकिन ये पार्ट है। लेकिन जो नॉलेज अपन गेन करते हैं ना सर, ओके मार्केट सर। से या चाहे किसी भी फील्ड में रहे, जो नॉलेज होता है ना, वो काम आता है क्लाइंट के लिए, इंटरव्यू के लिए, कहीं भी जाएंगे नॉलेज काम आता है। बस जो अपन गेन कर लिए वो हमसे कोई नहीं छीनने वाला। सर आपका नाम क्या है सर, मतलब? विकास। विकास। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। कोई ओके भी सर। क्वेश्चंस हो लाइव क्लास में आइए, बी फ्रेंडली बनिए, पूछिए, पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। और मैं फिर से यही रिपीट करूंगा, चैप्टर 1 to 5 बेसिक है, इसको कवर जरूर करिएगा। अगर आपका एक ड्रीम है कि आप रिसर्च NISM RA आपको क्लियर करना है, तो 1 to 5 को ना इग्नोर मत करिएगा। वेटेज नहीं है इसका, ये मतलब नहीं है कि ये काम की चीज नहीं है। सर बहुत पूरा मजेदार चैप्टर्स है। हाँ सर पूरा क्लास अटेंड करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं हाँ, सभी को यही बोलता हूँ जी। थैंक यू सर। ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के अगर आप चाहें तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। PDF आप लोगों को मैं जरूर दूंगा इसका। इट्स अ पेड क्लास। 5 क्लासेस मेरी डेमो जो है वो फ्री है, स्टार्टिंग की 5 क्लासेस। ओके। यस सर। हेलो। हाय। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम देवांश है एंड जी सर। मेरे पास भी NSM इक्विटी एंड उसका है मेरे पास 8 वाले जी का जी। हाँ हाँ सर्टिफिकेट। हाँ एंड हाँ मैं एक्चुअली जॉब भी करता हूँ हाँ हाँ इसी फील्ड में। हाँ बट हाँ सर जैसे मेरे को स्विच करने का मन है और मेरे को अच्छा हाँ हायर पैकेज चाहिए, बट बात यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा भी जॉब्स आ नहीं रही हैं हाँ हाँ। एंड मतलब मैं इंटरव्यू दे भी रहा हूँ, बट ऐसे स्विच हम्म। करने का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं अभी। एंड हाँ सेकंड हाँ थिंग इसकी सर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही हैं। हाँ हाँ एंड हो सकता सर, मैं इस डाउट में हूँ कि सर ये RA का सर्टिफिकेट करने से क्या प्रोफाइल और एनहांस होगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी क्या? हाँ। ये देखिए, NISM के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसमें कुछ सर्टिफिकेट जैसे NISM VII आपने कर चुके हैं, NISM RA, और NISM का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, जी, इससे आपके आपके उसमें CV में वेटेज आता है सर। लेकिन ओके, पैकेज क्या देंगे वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और हमारे निगोशिएशन के ऊपर, कि हमारा नॉलेज कितना है, हम सामने वाले को कितना कन्वे कर पाते हैं। क्योंकि ओके। हमारे एक तो क्या है कि अपना जो फील्ड है वो अनऑर्गेनाइज फील्ड है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, हाँ। हाँ, इसलिए ना जो बहुत पढ़े हुए लोग भी है ना, तो उनके बहुत सारे लोग CFA करके बैठे हैं लेवल 3 तक का, अरे सर! इंटरनेशनल लेवल 3 का। लेकिन जी, जी। हमारा जो उनको उतने वेटेज इंडिया में नहीं मिलते हैं जितना दूसरे देश देश में मिलते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। हम हम क्या करते हैं, अगर कोई पॉलिसी भी खरीदनी है ना LIC की,
तो हमारा जी पड़ोसी है करके खरीद लिए या दोस्त यार है, लेकिन नॉलेज का उससे कोई संबंध नहीं रहता है। सही बात है सर। तो एक ठीक है, वो तो एक कांटेक्ट का अपना काम है, लेकिन जी मेन जी क्या है कि थोड़ा समय लगेगा इस फील्ड को भी ऑर्गेनाइज होने में। सेबी बिल्कुल। जितने रेगुलेशन टाइट करते जाएंगी, जी जी हमको जी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जो ज्यादा अपन पढ़े लिखे हैं ना उन उसमें, और जो नॉलेजेबल लोग हैं उसमें। जी सर। बहुत सारी मतलब चीजें सेबी अच्छा कर हाँ रही है। हाँ हाँ सर, सही बात है, क्योंकि सर मैं भी क्या, मैं ट्रेडिंग, मेरा काम बेसिकली ट्रेडिंग का ही है, मैं खुद के हाँ हाँ पोजीशंस हाँ लेता हूँ, हाँ हाँ मैं हाँ हूँ प्रॉफिटेबल पोजीशंस लेता हूँ हाँ मैं हाँ कुछ क्लाइंट्स भी हैंडल करता हूँ, लेकिन सर वो हाँ सब हाँ कुछ एक इलीगल, वो आप हाँ मतलब हाँ सब उसको कहेंगे, क्योंकि सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, बट काम हाँ तो मैं हाँ वही कर रहा हूँ। बट हाँ सर हाँ उस चक्कर में मुझे ये पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ताकि मैं उस लीगल हाँ फॉर्मेट में कर पाऊँ। हाँ सर, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मेडिकल और जो फिनेंशियल फील्ड है ना सर, इसमें जो जितना पढ़ाई करते रहता है वो जी अपडेट रहते हैं वो लोग। अगर आप बिल्कुल डॉक्टर भी सर। हैं और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपका कांटेक्ट नहीं है ना, तो आप आपके पास फिर पेशेंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पुराने डॉक्टर हाँ हो चुके हैं। लेकिन वही डॉक्टर जो जी जी कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं, सीएमई अटेंड करते रहते हैं, उनके पास नॉलेज होता है। सेम फिनेंस फील्ड में जितना अपन प्रेजेंट में कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा अपन बेनिफिट में रहेंगे। सही बात है सर। सर हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ सर, आपने 15 वाला कब क्लियर करा था सर? मेरे को करीबन 1.5 साल हो गए। सर इसमें जैसे चेंजेस आते रहते हैं, जैसे सर मेरे पास वर्कबुक है इस चीज़ की, हाँ एंड इसके पहले जो मेरे दोस्त के पास वर्कबुक थी वो डिफरेंट थी, उसमें वेटेज भी डिफरेंट था। तो सर हाँ, क्या चेंजेस आए हैं कुछ कि? अभी तो मैंने देखा था लेटेस्ट वाला, उसमें उतने चेंजेस नहीं है, डेट और एग्जाम्पल चेंज हुए होंगे, जो भी सेबी अच्छा सेबी अच्छा। ने रेगुलेशन बनाया होगा जी जी उतने जी। ही चेंज हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। जब ठीक। मेन क्या होता है ना कि कुछ नया अगर बाकी मैंने दोनों को कंपेयर किया तो उतना मुझे नहीं दिखा, और अपन जो ओके। स्टडी भी करेंगे वो लेटेस्ट बुक से करेंगे। लेटेस्ट ठीक है, मेरे हाँ पास भी सर यही लेटेस्ट, वर्कबुक है, लेटेस्ट लेटेस्ट। फिजिकल उसमें जो आप हाँ अभी दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक है अगर सर। आप चाहें ना तो NISM की वेबसाइट में जाके उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी नहीं सर, मेरे लेटेस्ट पास रहता है। प्रिंटेड ही पड़ी हाँ हुई है हाँ लेटेस्ट वाली हाँ जो हाँ आप खोल हाँ के दिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मैं रीड ही कर रहा हूँ साथ साथ हाँ में। हाँ हाँ, तो वो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि अपन को MCQ चाहिए, अपने को नोट्स चाहिए। मैं बोलता हूँ ये बुक को पढ़ लीजिए एक बार दो बार, फिर आप जी जी नोट्स और MCQs में जाइए, और थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। बिल्कुल सर बिल्कुल। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, व्हाट इज इकोनॉमी नहीं पूछता, व्हाट इज नॉट, इस टाइप के जी भी जी जी, क्वेश्चंस मैंने आते ट्राई हैं। कर चुका है सर, हाँ। हाँ, और ऐसे। आंसर भी न्यूमेरिकल्स में आते हैं ना, तो 0.1 है, एक में 0.001 दे दिया, एक में दे जी दिया 1। अब अपन तो कैलकुलेट कर लिए, अपना 001 आ रहा है, लेकिन कई बार होता है कि हम कहीं कुछ जगह परसेंटेज लगाना नीचे भूल गए, या क्या था क्वेश्चंस, उसको बहुत पढ़ना माइनर पड़ता है। माइनर भी देखना हाँ पड़ता है जी। माइनर माइनर, क्योंकि ये है, इसलिए तो इसका वेटेज है, सही बात है सर। इसीलिए वेटेज है। बाकी में तो म्यूचुअल फंड के एग्जाम में तो 50% पासिंग मार्क है, उसमें निगेटिव भी नहीं है। जी जी जी। लेकिन इसमें है तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, जो, सामने। जो अगर हम पास करके अगर अपना सर्टिफिकेट अगर दिखा रहे हैं या कहीं जी भी अपन शो कर रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा भैया ये कुछ ना कुछ तो चीज है, इसने पढ़ाई तो की है सही से, सही बात है वेटेज सर। है। हाँ हाँ समझ गया सर। हाँ, तो वो है सर। अब मैं तो यही मानता हूँ, और मेरा तो ऐसा कोई ऐसा, मैंने अपने जो मैंने एड भी जो डाला था उसमें ऐसे कहीं नहीं लिखा है मैंने कि जॉब पाइए 100% गारंटी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे नहीं को सर, पता उसमें है। तो बहुत हाँ सारी चीजें डिपेंड करती हैं सर, वो सिर्फ हाँ आरे हाँ से थोड़ी ना हाँ होगा। हाँ सही बात है सर। हाँ हाँ, देखिए लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोकेशन मेरी, अगर मान लीजिए मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे लोग जानते ही नहीं है फाइनेंस फील्ड के बारे में, या बैंक से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे मुश्किल है। मेट्रो सिटीज में है, उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा, जैसे गुजरात, भोपाल, इंदौर, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, ये सब जगह पे है, बहुत सारी इस कंपनी काम कर रही है। बिल्कुल। हाँ, और सही बहुत बात। सारी चीजें तो आज के डेट में, यानी धीरे धीरे सिस्टम भी लेने वाला है, तो है बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में अपन देखेंगे क्या होगा। सही बात है। हाँ समझ गया सर। हाँ हाँ। थैंक यू सर। अभी आज अपन फर्स्ट क्लास कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप गैप करेंगे ना। तो
चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफेशन क्या होता है, क्या करते हैं वो। रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट, अपना इंटरेक्शन कंपनी और क्लाइंट के साथ कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट आर डिजायर इन रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, ये 3 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, देखिए रोल क्या है। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है, इमेजिन यू हैव डिसाइड टू बाय अ न्यू फोन, व्हाट वुड बी योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमारा प्रोसेस क्या होगा। फॉर द प्राइस रेंज डिसाइडेड यू वुड शॉर्ट लिस्ट अ सेट ऑफ ब्रांड्स। अपन क्या करते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं तो ब्रांड का शॉर्ट लिस्ट करते हैं, किसके कैमरे अच्छे हैं, किसका स्क्रीन अच्छा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसा है, अपडेटेड फोन है कि नहीं है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिपेंड अपॉन कैमरा, मेगापिक्सल, बैटरी लाइफ। सेम, the process is very similar to kind of work research analysts do to help their client take investment decision. There is a research collection of information from various resources and the analysis processing of data to take decision. So what is the role of research analyst? To collection of information from various sources. First कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन और उन इंफॉर्मेशंस का एनालिसिस करना, और फिर एनालिसिस के बाद डेटा तैयार करना और डिसीजन लेना। ठीक है, तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपरेटिव टू फंक्शन ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट। RA नीड इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द इन्वेस्टमेंट बीइंग इवेल्युएटेड। ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, देखिए इसमें भी क्या है, इंफॉर्मेशन कैसी जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसको इवेल्युएट किया जा सके। दिस वुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स। इसको अपन एक अलग से इसका एक चैप्टर ही है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, आगे आने टाइम में। इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसका एक चैप्टर है इंडस्ट्री एनालिसिस। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, मे बी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेटा ऑन ग्लोबल फैक्टर में बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी सच एज IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इतने सारे डेटा अपने को कलेक्ट करने होते हैं। इकोनॉमिक के लिए अपन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स के लिए अपन IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज यहां से अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल पब्लिकेशन में भी यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्री सेक्टर्स। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट होती है, वेरियस सोर्सेस इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट filed by company as a part of regulatory compliance requirement। इसके बाद भी और इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट होती है, मीटिंग ऑफिशियल ऑफ कंपनी, अपने को कंपनी के ऑफिशियल से मिलना है जो कि ऑथराइज है, उनसे प्रोवाइड करना है कि फैक्ट्री में कैसा काम चल रहा है, प्लांट कैसा चल रहा है, या फैक्ट्री और प्लांट को अपन खुद जाके देखें। मार्केट सर्वेस, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स का इंटरव्यू, ये सब चीजें हमको एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम आती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और इंफॉर्मेशन से फिर अपन एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस से अपन फिर डिसीजन निकालते हैं। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव फैक्टर दैट अफेक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सच एज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, competitiveness, business plan and work ethics of the management among others. Quantitative factors such as revenue, cost, profitability, and risk of these financials.
तो ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर, इसको भी अपन सेपरेट पढ़ने वाले हैं डिटेल में नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से हमको समझ में आता है कि रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है। और प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा एंड डोंट वरी, मैं आपको इसका बेस्ट नोट प्रोवाइड कराऊंगा, बेस्ट, यानी कि पूरे मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, बेस्ट नोट है वो, उसको मैंने खुद तैयार किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी प्रिंट कॉपी भी आपको आपके एड्रेस पे शेयर कर दूंगा, और अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ, दोनों मेरे पास ऑप्शंस है। अब देखिए, RA spend lot of time interacting with company and others, accumulating data, ठीक है, accumulating data, analyzing it, arriving at decision। कंपनी और अदर से इंटरेक्शन होता है, आरए का डेटा एक्यूमुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन देते हैं। कौन देता है? रिसर्च एनालिस्ट, कि वेदर टू बाय, होल्ड और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटीज, ठीक है, आपको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू, द कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशन दे प्रोवाइड। तो रिसर्च एनालिस्ट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सेल साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट क्या होते हैं? दे टिपिकली पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट इन पब्लिक डोमेन on security of company or industry with specific recommendation to buy, hold or sell the subject security. These recommendation include the analyst expectation of future earning of company and future price performance of securities. अब सेल साइड एनालिस्ट किसके साथ जुड़े होते हैं? These analyst work for firm that provide investment banking, broking and advisory service for client, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देस एनालिस्ट, ये सेल साइड एनालिस्ट किसके साथ वर्क करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग, एडवाइजरी सर्विस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर हमारे देश में डेवलप होने लगा आने वाले टाइम में, अगर जैसे नॉर्मल बैंक से वैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर फैला, तो सबसे ज्यादा वेटेज हमको ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है कई बार। जब एग्जाम में आता है तो अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल साइड यानी सेल को बाय और बाय को सेल लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में एक बार देखिएगा जरूर। बाय साइड एनालिस्ट कौन होता है? दे जनरली वर्क फॉर असेट्स मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड। जो असेट्स मैनेजर होते हैं ना म्यूचुअल फंड में, वो बाय साइड एनालिस्ट होते हैं। हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एफपीआई, पोर्टफोलियो मैनेजर, जो परचेस और सेल करते हैं फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर और क्लाइंट, ठीक है। असेट्स मैनेजर जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, या तो ये अपने लिए खरीदते हैं या अपने क्लाइंट या इन्वेस्टर्स के लिए खरीदते हैं। देस एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन फॉर देयर इंटरनल कंजप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाय साइड एनालिस्ट अपने इंटरनल कंजप्शन के लिए इसको एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, यूज बाय द फंड मैनेजर विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च report of these analysts are generally circulated among the top management investment manager of employer firm, as these report contain recommendation about which security to buy, hold और sell। ये इंटरनल कंजप्शन है बाय साइड, ठीक है, याद रखिएगा। ये आता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल यानी सेल होता है। नो, इंटरनल मीन्स बाय साइड, ठीक है। देस रिपोर्ट आर, फिर लिखा हुआ है सेम चीज, इंटरनल कंजप्शन एंड आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो बाय साइड एनालिस्ट की जितनी भी रिकमेंडेशन होती है इंटरनल होती है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती है। सेल साइड की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। फिर होते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। देस वर्क फॉर रिसर्च और ओरिजिनेटर एंड बुटीक फर्म सेपरेट फ्रॉम फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म। इंडिपेंडेंट यानी कि जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। इनके क्लाइंट कौन हो सकते हैं? और ये अपनी जो सर्विस है उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी सेल करते हैं लोगों को।
कि आप साल का हमको इतना दे दीजिए, हम आपको रिपोर्ट तैयार करके देंगे। Their client could be investors, institution, investment banker, regulator, stock exchange, and mutual fund managers. They also provide customized research report on business or industry or sector on specific request. अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो अपना कस्टमाइज रिसर्च रिपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका खुद का होता है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन बेस पे प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ लीजिए 3 नंबर्स या 3% वेटेज है, नहीं 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग 58 57 में अटकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 मेन कैटेगरी, entities such as newspaper, media and consolidator of information also provide research report। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्वेश्चन पूछते जाइएगा, जहां भी एक लाइन भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज आई विल हेल्प यू। ओके, एंड आई एम फील वेरी कंफर्टेबल टू हेल्प यू। ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा कि आप लोगों से, आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस लेने में बहुत एनर्जी लगती है। एक एक क्लास में ना बोलते बोलते 1 घंटा, 1 आवर्स 2 आवर्स। तो सोचिए, मैं आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए, इस कोर्स को मैं आप लोगों को पास कराने या एक अचीवमेंट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट प्राइमरी रोल इज टू अंडरस्टैंड इवेल्युएट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी। ठीक है, लेट अस लुक इनटू ब्रीफली रिसर्च एनालिस्ट एक्सप्लोर व्हाइल इवेल्युएटिंग इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमी। ये 3 चीजें इवेल्युएट करता है रिसर्च एनालिस्ट, इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, यहाँ पे इस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन केन्स बिलीव दैट गवर्नमेंट कुड चेंज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री बाय एडजस्टिंग टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इनके अनुसार क्या कहता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है टैक्स रेट को एडजस्ट करके, या गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी और ये मॉनेटरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, अगर वो एडजस्ट करते हैं तो इकोनॉमिक परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, अब therefore growth depend to great extent on the economic environment, it become important for analysts to understand the economic change in various macroeconomic factors। अब इकोनॉमी में क्या क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नेशनल इनकम कैसी है उस कंट्री की, इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। देख आप लोग, अगर आप मार्केट में हैं तो आप देखिएगा यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर नीचे होता है पूरी दुनिया हिलती है। इन्फ्लेशन भी अगर यूएस अपना हाई बताता है, अमेरिका, तो आप देखे होंगे कि पूरी दुनिया हिलती है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ठीक है, और अपने इंडिया में भी अगर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है तो भी मार्केट हिलता है। एफडीआई का फ्लो कैसा है, एफपीआई का फ्लो कैसा है कंट्री में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स कैसा है, जीडीपी ग्रोथ कैसी है बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसको अपन डिटेल में देखिए, यहां भी लिख दिया है, चैप्टर 5 में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट इंडस्ट्री फेस, अब अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री मीन्स डिफरेंट इंडस्ट्री फेस डिफरेंट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, देयर ग्रोथ ड्राइवन कुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट। Research analysts need to understand thoroughly the regulatory environment prevalent to industry, business model, इंडस्ट्री में क्या क्या देखना है, इंडस्ट्री कैसी है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कॉम्पिटिशन कैसा है, ऑपरेशनल फैक्टर, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज का मतलब है कि आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट 10 रुपया में बेच रहा हूं, अगर उसका प्राइस मैं 12 रुपए कर देता हूं तो क्या प्राइस का डिमांड, यानी कि उस प्रोडक्ट का डिमांड तो चेंज नहीं हो जाता। और कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है कि आज ये मोबाइल फोन ले रहा है, कल दूसरा ले रहा है। ऐसा तो नहीं है आज ये कार खरीद रहा है, कल दूसरी ब्रांड की खरीद रहा है। ठीक है, ये सब चीजें। फिर होता है कंपनी को एनालिसिस करना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग,
दोनों ग्रेट बैट्समैन, लेकिन दोनों के खेलने का तरीका अलग था। एक का स्ट्राइक रेट बढ़िया था और एक का स्टाइल अच्छा था, एक डिफेंसिव था, एक एग्रेसिव था। वैसे ही कंपनीज के होते हैं, ठीक है। राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं एवरेज किसकी ज्यादा अच्छी थी, राहुल द्रविड़ की। लेकिन क्रिकेट में बैटिंग देखने में किसका मजा आता था, वीरेंद्र सहवाग का, ठीक है। तो हु वुड परफॉर्म बेटर, अब दोनों का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, पिच कैसा है, फ्लैट पिच है क्या, गेम टाइप टेस्ट मैच है, 2020 है कि वनडे है, अपोजिशन टीम के बॉलर कैसे हैं, ठीक है, और उस बॉलर ने कितने बार इनको आउट किया है, या फिर इन्होंने बॉलर को कैसा धोया है। तो सेम कंपनी का भी एनालिसिस होता है। जस्ट in the case of player statistics style, company in the same industry may vary significant in their approach toward business based on their style, product। पहला चीज कंपनी का स्टाइल कैसा है, प्रोडक्ट कैसे है उसके पास, हिंदुस्तान लीवर जैसे है उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, कैडबरीज चॉकलेट है उनका एक अलग स्टाइल है, कोको कोला जो कंपनी है उसका अलग है, रिलायंस है उसका अलग है। बिजनेस मॉडल कैसा है, कस्टमर सेगमेंट कैसा है, फिनेंशियल कैसे हैं, ठीक है। कंपनी ऑल्सो, अपन कंपनीज की एनालिसिस दो पार्ट्स में करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ पर्टिकुलर बिजनेस इज बेटर व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर्स, ठीक है। कंपनी क्यों अच्छा कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से, पीएस, उनकी स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, वीकनेस क्या है बिजनेस मॉडल में, हाउ क्वालिफाइड है मैनेजमेंट, कितना पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड पूछा है यहाँ तो। यहाँ पे अगर बात है क्वालिफाइड, तो देख रहे हैं यहाँ भी पूछा जाता है कि क्वालिफाइड कितना है मैनेजमेंट उसका। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, पी रेशो, पीजी रेशो, ईपीएस कितना है, डिविडेंड ग्रोथ कितनी है, ये सब चीजें देखते हैं। तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन चैप्टर 7 और 8 में डिटेल में कवर करेंगे। जो चीज एग्जाम चैप्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट थी, बाय साइड, सेल साइड, इंडिपेंडेंट रिसर्च, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन और आता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। पावर ऑफ इंटरनेट गिव अ एनालिस्ट द एबिलिटी टू एक्वायर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मोबाइल फोन आ चुका है, इंटरनेट है, तो हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी चीजें जिससे अपन इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट डायरेक्ट इंटरेक्शन। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूं, वैसी कंपनी और क्लाइंट के साथ आप डायरेक्ट बात करेंगे, उससे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो इंटरनेट में भी अवेलेबल नहीं होगी। पर्सनल कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट हेल्प देम टू गेट बेटर इंसाइट इनटू द विजन ऑफ कंपनी एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर गोल। इट मे ऑल्सो हैपन, ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट मिसलीड द एनालिस्ट बाय डेलिबरेटली एक्सिग्रेटिंग पॉजिटिव अबाउट बिजनेस। हो सकता है मैनेजमेंट एनालिस्ट को मिसलीड करे कि पॉजिटिव 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 बता रहे हैं, लेकिन है वो केवल पेंटिंग रोजी पिक्चर्स, यानी कि अपन केवल एक हवाबाजी कर रहे हैं कि आप हमारे बारे में पॉजिटिव स्टोरी लिखिए। जैसा कि आज के डेट में मार्केट में देखने को मिलता है कि कई शेयर्स ऐसे हैं जिनका कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन उसको लोग बाय करा करा के रिटेलर्स को चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, लेकिन हम वहां पे 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए अपने लॉस कर जाते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एनालिस्ट टू क्रॉस वेरीफाई द क्लेम ऑफ द मैनेजमेंट प्रायर टू देयर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो अपने को वेरीफाई भी करना है कि मैनेजमेंट जो भी चीजें हमको बता रहे हैं वो सही है कि गलत है, उसको भी क्रॉस वेरीफाई करना होता है, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट लाइक एनी अदर रिक्वायर्ड एनालिस्ट टू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड गुड लिसनिंग एबिलिटी। अब एनालिस्ट के पास क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट, लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। But there are few additional principles that analysts must keep in mind while talking to the management of company। तो पहला होता है प्री मीटिंग रिसर्च।
हमने तो मैनेजमेंट से बात करने के लिए तैयार हो गए, हमको बात करने के लिए उन्होंने टाइम भी दे दिया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन हमको इंटरव्यू से पहले तैयार करने हैं कि क्या चीजें ध्यान पे रखनी है। While the management is generally open to interview with research analysts, they must bear in mind that this opportunity do not come very frequently. अब डेली तो आपको मैनेजमेंट टाइम नहीं देगा, कभी कभार ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर बाद का भी हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट मिले। देयरफॉर हमको जब भी उनसे इंटरव्यू करना है तो हमारे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू मीट अ कंपनी मैनेजमेंट दे मस्ट थोरली लर्न अबाउट कंपनी प्रोडक्ट। अपने को कंपनी के पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी करना है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कंपनी की रखनी है। ऑल्सो रीड प्रीवियस ईयर एनुअल रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर के एनुअल रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना है कि डायरेक्शन कैसा है कंपनी का, और कंपनी अपने गोल अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये सब चीजें अगर अपन रख के जाते हैं पॉइंट को, तो हम ज्यादा अच्छा डिस्कस कर पाएंगे। जस्ट लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तो आप अगर चैप्टर 2 को एक बार रीड करके आएंगे तो आप मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने कह दिया कि नेक्स्ट क्लास चैप्टर 2 प्लीज रीड करके आइएगा, किसी ने रीड नहीं किया, किसी ने स्टडी नहीं की, तो उसका फिर निगेटिव इम्पैक्ट आता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा या आप उतने क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे। फिर क्या होगा कि जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। अब ये हो गया प्री मीटिंग। फिर दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू, यानी कि अपने को न्यूट्रल रहना है। ठीक है, अपने को एनालिस्ट मस्ट हैव अनबायस्ड ओपिनियन एंड शुड ऑलवेज होल्ड देयर इंडिपेंडेंस। अपने को स्वतंत्र रहना है, अनबायस्ड यानी कि हमको अपना न्यूट्रल भी रखना है। ऐसा नहीं है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट करनी, या ना कि अपने को हवा या कुछ भी, यानी कि कागज में सही है रियल में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, their analysis should based on factual information not lead by personal inclinations. Also they must take it clear with the management not reveal any information, और मैनेजमेंट से ये भी क्लियर करना है कि हमको आप ऐसी इंफॉर्मेशन मत बताइएगा जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या वर्ड भूल गया मैं, इनसाइड ट्रेडिंग जो होती है ना, इनसाइडर्स। ठीक है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट नहीं करना है। इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट से अपने को क्वेश्चंस लेने हैं, लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं लेने हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, या हमको अगर पता चल जाए तो हम किसी स्टॉक को मैनिपुलेट ना करें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेटवर्क कैसा है, एनालिस्ट में यूज देयर नेटवर्क टू एक्वायर मोर कॉन्टेक्ट रिलेवेंट टू रिसर्च who would be able to provide meaningful insight into company performance and plan। अपने को ऐसा नेटवर्क बनाना क्रिएट करना है कि अपने को मीनिंगफुल इंसाइट मिले कंपनी के परफॉर्मेंस एंड प्लान के बारे में। और अपने को किससे मिलना है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ कंपनी। ऐसे इंसान से अपने को कांटेक्ट बनाना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट ही हो, कई बार कॉम्पिटिटर एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस सच एज सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स उस प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, कस्टमर भी मीनिंगफुल इनपुट प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए। जैसे अपन जाते हैं ना कई बार बात करते हैं कस्टमर से, या आप अपन ही किसी शॉप में जाएं और पूछें कि सर ये लक्स साबुन कैसा चल रहा है, या डेयरी मिल्क चॉकलेट की सेल कैसी है, या अभी जैसे अंबानी जी ने कैंपा कोला लॉन्च किया है, तो आप जाके पूछिए कितनी सेल हो रही है मार्केट में कैंपा कोला की। तो जरूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट से ही पूछें। फिर होता है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन। एज अ एनालिस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग अ कंपनी देयर वुड बी सर्टेन इम्पैक्ट ऑन विच दे माइट नीड मोर क्लैरिटी। टाइम विथ मैनेजमेंट वुड बी इफेक्टिव एंड यूज्ड इफ एनालिस्ट हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन इन माइंड। टाइम मैनेजमेंट 1 आवर्स देंगे या 2 आवर्स, उसमें अपन जितने इफेक्टिव क्वेश्चन क्लियर और स्पेसिफिक सेट के पूछ सकते हैं, उससे हमको ज्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा।
it is advisable to go with questionnaire to have a better understanding of company operation and future. क्वेश्चनेयर होना चाहिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. Once analysts are done with research and research report is prepared, अगर हमने research and research report prepare कर ली, they need to communicate their finding to the client. There are, अब client को देना भी है तो उसके भी guideline, certain guideline that an analyst could follow in their communication with client. ठीक है. They must be realistic in suggestion company to their client. Realistic होना चाहिए जो अपन client को दे रहे हैं. Suggestion should be based on fact and figure. अगर अपन क्लाइंट को बता रहे हैं कि ये कंपनी को बाय सेल या होल्ड करो तो फैक्ट एंड फिगर भी होना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, बायस्ड व्यू नहीं होना चाहिए कंपनी के बारे में कि हमको पसंद नहीं है तो हम खराब बोल दिए, ऐसा नहीं. फैक्ट एंड फिगर होना. कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट. देखिए कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट से वो रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट है. और अब याद रखिएगा ये पॉइंट आता है, शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज. 3 वर्ड, सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज. इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आरए, अगर हम रिसर्च एनालिस्ट हैं और अपन ने उसके कंपनीज के शेयर होल्ड करके रखे तो वो भी अपने को क्लाइंट को बताना है कि हमारे पास ऑलरेडी ये शेयर्स अवेलेबल है. Assumption if any must be clear stated in research. कोई भी assumptions है वो बताना है. Abbreviation और jargon should be either be avoided or explained clearly in simple word. तो जो भी चीजें अपने को बहुत सिंपल वर्ड में बताना है, सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज, ये चीज याद रखेगा. सिंपल, क्लियर, कॉन्साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं. The role of RA is to collect data information from different reliable source, interpret the data information and convert it into the recommendation that their client can use. While doing so, it is expected that RA would perform their role with utmost sincerity. अब RA को अपनी ड्यूटी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और एथिक्स के साथ विदाउट एनी बायस फॉलो करते हैं. ठीक है. और रेगुलेशन एज स्पेसिफाइड बाय सेबी बोथ इन वर्ड एंड स्पिरिट. ठीक है. तो सेबी से अपने को मिलता है जो है ना. और इसमें एक और चीज लिखी है जो अभी आपको इंपॉर्टेंट है. देखिए अब अपन, मैं बोलूंगा कि नोट्स पढ़ लो तो इतना तो आप पढ़ लेते, लास्ट का चीज जो है ये छूट जाता है. इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस का यूज करना है, इंटरव्यू मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन विद क्लाइंट. क्लाइंट के साथ या मैनेजमेंट के साथ अपने को रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज करना है, लेकिन कब? ओनली आफ्टर टेकिंग देयर ड्यू कंसेंट फॉर रिकॉर्डिंग. अब यही क्वेश्चन आ जाए कि अपने को रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज करना है तो अपन क्या आंसर देंगे? नहीं, हम लोग छिप के जेब में अपने वो एक तो वो माइक्रोफोन रख लिए और बिना क्लाइंट के कंसेंट के अपन उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं. ये इथिक्स, इससे क्वेश्चन आता है, ये इथिक्स. इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक रिसर्च एनालिस्ट में क्या होनी चाहिए? The job of research analyst require quantitative and qualitative skill. An analyst need to have a high degree of comfort in dealing with number to be able to analyze various financial factors, identify trends, see the interrelationship between different factors. ठीक है. And he need to be methodical, have an inquiring mind and discerning to know whether to find relevant information. देखिए कितना टफ है इसका लैंग्वेज, आप समझ रहे हैं? इसी लैंग्वेज में ना क्वेश्चंस आते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि ये मेथोडिकल, इंक्वायरी, डिसर्निंग क्या है पूछ रहा है भाई. एग्जाम ले रहे हो कि अपना इंग्लिश का टेस्ट ले रहे हो, लेकिन ये सब चीजें ना टेक्निकल है. टेक्निकल जो फाइनेंस में यूज होती है ना, ये उन टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हैं. बिजनेस मॉडल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स. अभी कॉम्पिटिटिव तो समझ में आता है, डायनेमिक्स क्या है. तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं ना, बिजनेस टू अनदर. तो ये इसको पूरा पढ़ने से ना अपन एक बार फ्रेंडली हो जाते हैं. ठीक है. जैसे कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, अगर आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, तो डिक्शनरी यूज करिए. अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वालिटी दैट आर डिजायर्ड इन गुड रिसर्च एनालिस्ट. तो पहला है गुड विथ नंबर, good Excel, spreadsheet and other data analytical tools.
clarity in financial concept, ability to read and comprehend financial statement and report, ability to ask pertinent question, attention to detail, communication and skill written and verbal. कई बार ये इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सैंपल रिसर्च रिपोर्ट कहां से प्रोवाइड होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बीएससी और एनएससी प्रोवाइड करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन चैप्टर 1 क्लियर यहाँ पे?